अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मेरे साथ हमेशा की तरफ मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जी इस वक्त हमारा शो क्योंकि इसको देखना बनता है। दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ के पीएसएल का जो आज टीम बिड्स थी वो कंप्लीट हो गई। दो नई फ्रेंचाइज जो है पीएसएल में आ चुकी है, किस किसने खरीदी और जब आईपीएल में आती है तो कितने कितने करोड़ में चलती है और यहाँ क्या चला, इसके और बात करेंगे एशेज में फाइनली जो आज एशेज खत्म होगी, बड़ी बोर एशेज हुई, फेयरवेल जो है दे दिया गया उस्मान ख्वाजा को। इसके और बात करेंगे श्रीलंका को जरूरत पड़ गई इंडिया के कोच की, हायर कर लिया गया उनको, भाई ये क्या स्टोरी है वो आपको बताएंगे। और भी कुछ खबरें आ रही है हमारे पास न्यूजीलैंड के वर्ल्ड कप स्क्वाड के हवाले से, वो भी आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो सब जो नंबर 1 खबर आ रही है हमारे पास वो खबर यही आ रही है कि अगर हम बात करें तो आज जो है आपको पता है कि पीएसएल जो है उसका आज बिड्स का प्रोसेस था। दो नई टीमें जो है खरीदी जानी थी, दो नई टीमें जो है बिक गई। पाकिस्तानी रुपीस में अगर आप बात करें, एक कोई हैदराबाद के जो ऑनर है उन्होंने ली, वो बिकी 175 करोड़ यानी कि 1 अरब और 75 करोड़ में। एक जो फ्रेंचाइज है वो बाहर यूके के इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने ली और सियालकोट का नाम जो उसको दिया, सियालकोट शहर उन्होंने खरीदा। अब टीम का नाम वो जो मर्जी रखे, वो बिक गई 1.85 करोड़ यानी कि 1 अरब और 85 करोड़। क्या कहानी है भाई? देखिए बहुत ही जबरदस्त किस्म का प्रोसेस किया गया और अब पीएसएल की हमारे पास दो मोस्ट एक्सपेंसिव टीम्स आ गई हैं। 10 बिडर्स थे, खरीदार थे, बहुत शानदार किस्म का पीसीबी ने ऑक्शन ऑर्गेनाइज किया। लेकिन सबसे जो मजेदार चीज थी वो ये थी कि जिसने हैदराबाद की ली है वो एफकेएस ग्रुप है। उनके एनएफएल में भी शेयर है, इवन अमेरिका में स्टेडियम तक वो हॉस्टन में उनका स्टेडियम है और भी जगह एक नया स्टेडियम वो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स लविंग वो बंदे हैं। इवन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कुछ गोरे फॉरनर्स भी थे जो आज आए हुए थे और साथ उनके बोर्ड ऑफ मेंबर्स में थे, वो भी उनके साथ मुशावरत करके बिड्स में पूरा पार्टिसिपेट कर रहे थे। जो फवाद सरवर साहब थे उन्होंने फिर जब जीत गए तो उन्होंने फैसला किया कि मैं हैदराबाद की जो टीम है वो लूंगा। इवन हैदराबाद थोड़ा सा लो एरिया है पाकिस्तान में, मतलब थोड़ा सा आप कह लो कि बहुत कोई डेवलप सिटी नहीं है, थोड़ा सा टाउन टाइप सिटी है वो। तो बल्कि वो ये खुद भी बात कर रहे थे कि पता नहीं कितने अरसे गुजर गए हैं, सालों गुजर गए हैं, मैं हैदराबाद भी नहीं गया, लेकिन अब मैं वहां जाऊंगा, वहां पर स्टेडियम भी मैं बनाऊंगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ मिलकर। और 175 करोड़ में उन्होंने ले लिया। इसके बाद जो आप कह लो कि ओजी ग्रुप है उन्होंने 185 करोड़ में, आपको पता है जो लेजेंड्स के मैचेस हो रहे थे, जो पाकिस्तान टीम के ऑनर थे पाकिस्तान लेजेंड्स के, उनके भी शेयर हैं, कामिल साहब, उन्होंने 100 उनके साथ मिलकर जो हमजा मजीद थे उन्होंने 185 करोड़ में सियालकोट की टीम ले लिया। तो ये बहुत ही हिस्टोरिक मूवमेंट्स है, इतनी महंगी फ्रेंचाइज खरीदी गई है, ये है 185 करोड़ की और ये अब पीएसएल की मोस्ट एक्सपेंसिव फ्रेंचाइज बन चुकी है अली साहब। इससे पहले अगर आप देखो तो जो कोयटा थी वो सबसे सस्ती फ्रेंचाइज है, वो तकरीबन 34 करोड़ की है। और सबसे अगर आप महंगी फ्रेंचाइज इस टाइम करंटली पीसीबी में पाकिस्तान में देखो तो वो आपको कराची किंग्स पहले थी और अब आपको लाहौर कलंदर नजर आती है जो 7 करोड़ में आपको नजर आती है और कराची गालिबन कोई 65 आपको नजर आती है। वो सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव थी। टोटल पीकेआर की बात हो रही है। अब काफी लोग यहां पे बात करेंगे कि भाई अगर आप ये बता रहे हैं तो आप बाकी टीम्स का भी बताएं, आईपीएल का भी बताएं तो कितना होता है। अब चूंकि लास्ट जो आईपीएल का ऑक्शन था उसमें 2 फ्रेंचाइजीज जब नई आई थी, 8 टीमें थी, जब 9वीं और 10वीं टीम का इंक्लूजन था 2 नई टीमों का, तो जाहिर है उसमें एक टीम का नाम था लखनऊ जो पिक किया गया था, अहमदाबाद था, उन्होंने एक अहमदाबाद था जिन्होंने गुजरात ले लिया था, और एक लखनऊ सुपर जायंट्स आपको पता है जिसका नाम रखा गया था। अगर आप उनका देखते हो तो जो गुजरात की टीम थी वो बिकी थी तकरीबन 5,500 प्लस करोड़ इंडियन रुपीस में, जो तकरीबन अगर आप वही पाकिस्तान के रुपीस में कन्वर्ट करते हो तो ये 15,000 करोड़ से ऊपर की मामलात बनते हैं। फिर अगर आप दूसरी तरफ लखनऊ सुपर जायंट्स की बात करते हो तो वो 7,000 करोड़ प्लस की बिकी थी। वो अगर आप पीकेआर में कन्वर्ट करोगे तो वो गालिबन जो है वो 21,000 करोड़ की वो चीज बनेगी। लेकिन अली साहब इसमें मैं ये बात बोलूंगा कि हम वो कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि उसका रीजन ये है कि आईपीएल और इंडियन मार्केट बहुत बड़ी है। फिर आईपीएल जितना पैसा देती है वो आप कंपेयर नहीं कर सकते इसके साथ। अगर हम इसको देखें, क्योंकि कंपैरिजन ही नहीं बनता। आईपीएल जितनी बड़ी मार्केट वैल्यू है, अगर आप लखनऊ की बात करते हो या अगर आप अहमदाबाद की बात करते हो, एक बिकी 5,000 प्लस करोड़ की, एक बिकी 7,000 करोड़ की, आप ये भी बोलोगे, आप बोलोगे वो तो इंडियन रुपीस था। पीकेआर में ये जो हमारे 185 करोड़ है, लेकिन अगर आप पाकिस्तान में देखो ये अपने में हमने तारीख रकम की है, आप बोलो ना बोलो, लेकिन बेशक आईपीएल में तो कभी कभार इतने जो पैसे हैं वो 2 खिलाड़ी ले जाते हैं।
ठीक है, इतने बड़े बड़े पैसे कभी कभार ठीक है, 30 करोड़ लेकिन अगर आप बात करो, क्योंकि आईपीएल तो ऐसा बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनको एक्स्ट्रा पैसा दे रहा होता है। लाइक अगर आप मुस्ताफिजुर रहमान की बात करते हो, अभी बहुत ट्रेंड बना रहा है उन्हीं को लेकर। अब वो आईपीएल में इंडियन रुपीस में 9 करोड़ में थे, पाकिस्तानी रुपीस में वो कितने में खेल रहे थे, 30 करोड़ प्लस में आईपीएल खेल रहे थे। केकेआर ने उनको रखना था, इवन चेन्नई भी उनको बिड कर रहा था, इसी वजह से इतने वो महंगे चले गए ना, सारे बिड कर रहे थे। अब मुस्ताफिजुर रहमान का आ गए पीएसएल में, पीएसएल वो कितने रुपीस में खेलेंगे, पीकेआर में 2-3 करोड़ में, करोड़ पे से ऊपर नहीं जाएगा उनका। पीकेआर में वो 2 से 3 करोड़ में खेलेगा, वही आईपीएल में कितने, 30 प्लस करोड़। ये सीजन उनका प्लेयर तो वही है, उनकी बहुत ही अच्छी हो। मुझे लगता है आईपीएल में जो सच जो बात है वो ज्यादा पैसे दिए जाते हैं एज कंपैरिजन। अगर आप बहुत सारे प्लेयर्स हैं उतना मनी टू वर्थ नहीं होता, बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं। बिडे भी हो जाए ना, मसला ये बिडो पे भी आ जाता है, कभी कभी अनाप भी बात आ जाती है, फिर भी खिलाड़ी अब बजट आपने दिया हुआ है 1-1 अरब का इंडियन रुपीस में दिया हुआ है, तो फिर वो चलाते हैं, खत्म तो करने हैं पैसे, घर तो लेके जा नहीं सकते, खत्म करने हैं पैसे, वो फिर आप चलाते रहते हो। तो मुझे लगता है डोमेस्टिक के बंदे को उठा के 15 करोड़ दे दे। वो देखो ना, लोकल लड़के जो 20 लाख में खेलने में एक्चुअली होता है, वो 20 में भी लाख में खेलने को तैयार है, उसको आप इंडियन रुपीस में 14 करोड़ दे रहे हो, 14 और आप पीकेआर में कन्वर्ट करोगे तो तकरीबन 45-50 करोड़ बनता है। मतलब आप देखो, जो खिलाड़ी 10 लाख रुपए में भी खेलने को तैयार है, एक बात है ना, मैं कह रहा हूं नहीं मैं तुझे 45 करोड़ दूंगा, मतलब वो कोई लॉजिकली बात नहीं है। ठीक है, मैं 10 लाख नहीं बोल रहा, आप उतने उसको कम ना दो, 1 करोड़ दे दो ना, बहुत है। अब वो अनकैप प्लेयर का तो आपको पता भी नहीं है ना वो कैसा खेलेगा, एक बात है, वो कैसे प्रेशर हैंडल करेगा, आईपीएल कितनी बड़ी लीग है, एक बड़ा प्रेशर है, वो कैसे हैंडल करेगा। वहां पे आप अनकैप प्लेयर्स को, कार्तिक को आपने 14 करोड़ दे दिया, वो एक और खिलाड़ी है उसको 14 करोड़ दे दिया, दूसरे जो बॉलर्स थे उनको 9-9, 10-10 करोड़ इंडियन रुपीस में, पीकेआर में वही 3-3.5 गुना मल्टीप्लाई कर दो, वही जो 10 करोड़ है वो 30-35 करोड़ बन जाएगा, वही जो 14 करोड़ है वो 45-50 करोड़ पीकेआर में बन जाएगा। तो इतने ज्यादा पैसे एक वो प्लेयर जो कि थोड़ों में भी खेलने को तैयार है। अब यही फाफ डु प्लेसिस आईपीएल में अगर आप देखो इंडियन रुपीस में 14-14, 12-12 करोड़ में खेल रहे थे, कन्वर्ट कर लो आप 30-30, 35-35, 40-40 करोड़ में। इस बार फाफ डु प्लेसिस, वही फाफ डु प्लेसिस पीएसएल में गालिबन 4 करोड़ में खेलेगा, 4-4.5 करोड़ में खेलेगा। मोइन अली वही आप देख लो, डेविड वार्नर या आईपीएल में 14-14, 15-15 करोड़ में, 12-12 करोड़ में खेलते रहे हैं, यही पीएसएल में 4 करोड़ में खेल रहा है। और वही अगर आप इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करोगे, वार्नर के वहां के पैसे 50 करोड़ बनते हैं, यहां पे वार्नर 4 करोड़ में खेल रहा है। लेकिन बात यह है कि आईपीएल वाले, मुझे ऐसा लगता है कि वो हमेशा हर प्लेयर को ज्यादा, जरूरत से ज्यादा पैसे दिए जाते हैं, और फिर यही वजह है कि आईपीएल की जो फ्रेंचाइजीज हैं यहां पे भी। लेकिन ना आईपीएल की फ्रेंचाइजीज और पीएसएल के फ्रेंचाइजीज में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, शायद वो लोगों को नहीं पता। मालकान के हिसाब से जो आईपीएल वाले हैं उन्हें ज्यादा प्रॉफिट है एज कंपेरिजन पीएसएल। वो क्यों, मैं आपको बोल रहा हूं, क्योंकि जो आईपीएल है ना, लखनऊ या अहमदाबाद दी गई है, और इससे पहले जितनी फ्रेंचाइजीज गई हैं, आईपीएल जो बीसीसीआई है वो अपनी फ्रेंचाइजीज बेच देता है फुल, आपके पास ओनरशिप गई। यहाँ 10-10 साल है, यहाँ 10-10 साल के लिए दिया जाता है। यहाँ अगर आप ठेके पे दिया जाता है, यहाँ एक फीस के तौर पे दिया जाता है, रेंटेड टीम दी जाती है। लाइक अगर अभी आप ये सेलकॉट स्टेलियंस ने 185 करोड़ की खरीद लिया है, खरीद लिए मतलब है उन्होंने हर साल की फीस देनी है 10 साल के लिए, तो अब इनकी नहीं हुई। अब लेट्स सपोज लखनऊ सुपर जायंट्स है, अगर उन्होंने 5,000 करोड़ में खरीदी हुई है लेट्स सपोज, तो 5,000 करोड़ उनको एक साथ नहीं देने, उनको हर साल 500 करोड़ 500 करोड़ 500 करोड़ की किस्त बनाकर देनी है। और जब वो 5,000 करोड़ कंप्लीट हो जाएंगे ना, तो वो पूरी की पूरी फ्रेंचाइज तो हो गई। जो गोइंका सुपर लखनऊ के ओनर गोइंका है, तो गोइंका के पास टीम चली गई। अब गोइंका का अगले सालों में टोटल 100% प्रॉफिट है, बीसीसीआई को फीस ही नहीं देनी, वो जो 500 करोड़ की फीस है वो खत्म होगी। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता, और हर साल अगर आपको पता है कि मीडिया राइट्स है वो 50-50 हजार करोड़ के बिक रहे हैं, उसका प्रॉफिट हर फ्रेंचाइज को आता है। फिर वो अपने जो गेट मनी है, टिकट्स हैं, उसके पैसे आते हैं, मर्चेंडाइज है उसके पैसे आते हैं। तो फ्रेंचाइज जो है वो कमाती भी रहती है, और प्लस उसको एक साथ ये 5,000 करोड़ हो गया या ये जो 7,000 करोड़ हो गया, ये नहीं देना आपको, ये आपको 7,000 करोड़ 5,000 करोड़ एक साथ नहीं देना, किस्तों में देना है। लेकिन जो पीएसएल है ना, अब आप कंपैरिजन करोगे यार पीएसएल में तो बहुत कम पैसे, भाई कम पैसे नहीं है। पीएसएल में सिर्फ ये आपको रेंटेड फीस देनी है, ये जो 185 करोड़ है ये आपने एक साल का दे दिया, खत्म। मैं अगर कंपैरिजन करूं तो अब जो गोइंका है वो भी 500 करोड़ ही दे रहे हैं साल का, और यहां पे कितना दिया जा रहा है 185 करोड़। हाँ, वो इंडियन रुपीस में 500 करोड़ दे रहे हैं, वो पीकेआर में 1,500 करोड़ बन जाएंगे। यहां पे 185 करोड़ दिया जा रहा है, लेकिन फर्क यह है कि उनके पास ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है, यहां पे ओनरशिप नहीं ट्रांसफर हो रही। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है एशेज को लेकर। तो एशेज में जो है वो उस्मान जो ख्वाजा है
आज जो है उनको फेयरवेल दे दिया गया और फाइनली जो एशेज के थके हुए मैचेस थे वो भी खत्म हो गए। इंग्लैंड को बुरे तरीके से मार पड़ी, 4-1 से जो इंग्लैंड को फैंटी लगी। टोटल ऑस्ट्रेलिया की डोमिनेशन देखने को मिली, लेकिन आज जो अच्छी चीज देखने को मिली वो ये देखने को मिली कि उस्मान ख्वाजा को अपने मुकम्मल एजाज के साथ जो आज रुखसत कर दिया। देखिए मैच तो बिल्कुल ही डेड रबर था आज का, आसानी इस मैच को अपने नाम कर लिया ऑस्ट्रेलिया ने, लेकिन उस्मान ख्वाजा रन तो नहीं बना सके इस टेस्ट मैच में। अलबत्ता ऑस्ट्रेलिया के जितने खिलाड़ी थे बड़ा जबरदस्त किस्म का सिडनी ने उनको फेयरवेल दिया, उनके टीममेट्स ने दिया। उनको पहले कहा कि आप ग्राउंड में जाएं, फिर उसके बाद हम आएंगे। इवन हल्का सा शाय भी होते कि नहीं आओ, तुम भी आओ, तुम लोगों ने कहा नहीं, स्मिथ ने कहा और स्टार पर हेड ने कहा नहीं जी आप जाएं, हम वेट करेंगे आपका, जब आप जाएंगे उसके बाद फिर हम आएंगे। उसके बाद सबने कांग्रेचुलेट किया, काफी अच्छी मेमोरीज रही और इससे बेहतर आपका फेयरवेल हो नहीं सकता कि आप ऐसे मौके पर अपने क्रिकेट को खैर बात कहो कि आपके नाम एशेज भी हो, वो टेस्ट मैच भी जीत जो, प्लस सोने पे सुहागा। अगर आप देखो तो इनका जो कैरियर अगर आप देखोगे तो शानदार रहा है। ऑस्ट्रेलिया के टॉप 14 रेड बॉल के अगर आप बल्लेबाज रखोगे, जिसमें डॉन ब्रैडमैन भी शामिल हैं, रिकी पॉन्टिंग भी शामिल हैं, मैथ्यू हेडन भी शामिल हैं, बड़े बड़े ऑस्ट्रेलिया के लेजेंड शामिल हैं। तो रन्स गेटर्स में मोस्ट रन्स रेड बॉल में वार्नर का नाम भी इसमें है, टॉप 14 में ख्वाजा जी का नाम रहेगा। अच्छा, इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो ये आ रही है कि न्यूजीलैंड ने अपना जो वर्ल्ड कप का स्क्वाड है वो अनाउंस कर दिया कल। बड़ा खतरनाक किस्म का स्क्वाड जो है देखने को मिला है और आपको पता है कि आईसीसी इवेंट हो और न्यूजीलैंड उसमें जो डोमिनेशन ना दिखाए, ये बहुत ही कम देखने को मिलता है। बड़ा तगड़ा स्क्वाड आया है। देखिए अगर आप जितने भी तक स्क्वाड अनाउंस किए हैं, अगर आप न्यूजीलैंड के स्क्वाड की बात करो तो सबसे ज्यादा जिसमें मैं समझता हूं कि प्लेइंग 11 बनाते हुए दिक्कत आएगी, मुश्किलात आएंगी, वो मुझे लगता है न्यूजीलैंड का है। क्योंकि एक से बढ़कर एक है, ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं है जिसको मैं ये बोलूं कि यार ये 11 में नहीं बनता, क्योंकि सारी टीम अभी मैंने ऐसी देखी है अभी तक जितने भी अनाउंस किए हैं, मैं इजीली कहता हूं कि यार ये 2-3 खिलाड़ी शायद इनकी तो 11 में जगह नहीं बनेगी। हाँ 2-1 स्पॉट्स के लिए लड़ाई होगी कि ये होगा या ये होगा, लेकिन 1 से 2 खिलाड़ी तो एकदम आप बाहर कर देते हो। पर इनकी टीम में एक भी ऐसा खिलाड़ी मुझे नजर नहीं आ रहा जिसको मैं 11 से मैं बाहर करूं। जरा स्क्वाड सुनिएगा। मिचेल सैटनर इस टीम की क्यादत करेंगे, फिन एलन इस टीम में, विकेट कीपिंग में डेविन कॉनवे, टिम सैफर्ट है। पॉसिबल तौर पे शायद मुझे लगता है डेविन कॉनवे को बाहर बैठना पड़ेगा, थोड़ा आईपीएल में भी स्लो खेलते रहे, लेकिन टिम सैफर्ट जैसे खिलाड़ी हैं फिन एलन के साथ ओपन करेंगे। फिर सुनिए जो ऑलराउंडर्स हैं और इसमें मिचेल सैटनर्स हैं, माइकल ब्रेसवेल है, मार्क चैपमैन है, डैरिल मिचेल ऑलराउंडर है, जिमी निशम ऑलराउंडर है, ग्लेन फिलिप्स ऑलराउंडर है, रचिन रविंद्रा ऑलराउंडर है। भाई क्या टीम है। बॉलिंग्स में देखें जैकब डफी है, लॉके फर्गुसन है, मैट हेनरी है, एडम मिलने हैं, इस सोदी है। भाई क्या टीम है। और ट्रैवलिंग रिजर्व की अगर आप बात करो तो काइल जेमिसन आपको नजर आ रहे हैं। भाई एक से बढ़कर एक आपको इस स्क्वाड में नजर आ रहा है। फुल मार्क्स टू न्यूजीलैंड सिलेक्शन कमेटी जिन्होंने भरपूर और बेहतरीन अपना स्क्वाड अनाउंस किया है। अच्छा, श्रीलंका का जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि श्रीलंका के जो कोच है उनको जो है वो अनाउंस कर दिया गया। बैटिंग कोच इंडिया से जो है ले लिए गए। फाइनली श्रीलंका जो आपको पता है कि वो बहुत ज्यादा बैटिंग में स्ट्रगल कर रहा है, अगेंस्ट पाकिस्तान में स्ट्रगल देखने को मिली है। किनको अनाउंस किया जी उन्होंने? देखिए आज श्रीलंका ने अनाउंस कर दिया कि विक्रम राठौड़ जो भारत के भी बैटिंग कोच के फराइद अंजाम दे चुके हैं। वैसे तो श्रीलंका की बैटिंग कोई खास अच्छी नहीं चल रही, इवन अगर आप एशिया कप में भी देखो एक आध मैच में, इंडिया वाले मैच में उन्होंने बैटिंग बहुत अच्छी की थी, लेकिन उसके बाद उनकी बैटिंग ओवरऑल अगर आप एशिया कप में देखो तो लगभग 1 से 2 मैच के अलावा फ्लॉप भी उनकी बैटिंग नजर आई थी। अब उन्होंने फैसला कर लिया कि T20 वर्ल्ड कप से पहले लाशित मलिंगा को भी रखा हुआ है। कल मलिंगा भी अपना मुंह बनाकर ही बैठे हुए थे, लेकिन अब डिसाइड कर लिया कि विक्रम राठौड़ इंडियन बैटिंग कोच को उन्होंने अपने साथ शामिल कर लिया। मुझे थोड़ी सी सरप्राइजिंग भी है कि सनत जसूरिया जैसा भी प्लेयर आपके पास मौजूद है। आपका हेड कोच जब है तो आपको बैटिंग कोच की जरूरत नहीं है, जसूरिया जैसा लेजेंडरी आपके पास है, लेकिन फिर भी ये फैसला किया। दूसरी तरफ हम लगातार ये बात कर रहे हैं कि बाबर आजम भी क्योंकि बिग मैच खेल रहे हैं, रन उनके वहां पर आ नहीं रहे, फ्लॉप चल रहे हैं। इससे बेहतर था कि बाबर आजम श्रीलंका आ जाते, लो स्कोरिंग मैचेस चल रहे हैं, कुछ रन बनाते, कॉन्फिडेंस हासिल करते, ये उनके लिए भी अच्छा होता, ये पाकिस्तान के लिए भी अच्छा होता। लेकिन बाबर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दोनों ने प्रेफरेंस बिग बैश को दी ओवर पाकिस्तान की नेशनल ड्यूटी, तो ये काफी बुरी चीज है। और अली साहब एक इंडिया के लिए भी झटका है, और झटका बता दीजिए तिलक वर्मा का है। बिल्कुल जी, तिलक वर्मा का जो है वो इंडिया के लिए जो है बड़ा झटका जो है वो लगा है। और झटका जो है भजन ये लगा है कि तिलक वर्मा जो है T20 सीरीज से बाहर हो गए। देखिए बिल्कुल अब्डोमेन ग्रोइन इंजरी उनको हुई है और इसके बाद T20 सीरीज जो है उससे बाहर हो गए। अभी तो खैर अपडेट दिया है कि 3 मैचेस से बाहर हो गए हैं, 3 से 4 हफ्ते के लिए वो बाहर हुए हैं, लेकिन लग ऐसे रहा कि पूरी सीरीज से ही वो बाहर हो जाएंगे और वर्ल्ड कप में वो दोबारा अपनी एंट्री मारेंगे। ये काफी बड़ा झटका है क्योंकि तिलक वर्मा ही इंडिया के लिए उस टाइम के हीरो थे जब बाकी सब फारिग हो गए थे, पाकिस्तान के अगेंस्ट सारा टॉप ऑर्डर फेल हो गया था, उस टाइम उन्होंने रेस्क्यू किया था। बड़ा नाम है, इस टाइम उभरता हुआ बड़ा स्टार है तिलक वर्मा।
और ऐसे वर्ल्ड कप से पहले उनका बाहर हो जाना मुझे लगता है कि इंडिया को हर्ट करेगा। लेकिन जो टीम मैनेजमेंट और इंडियन टीम है वो होपफुल है कि वर्ल्ड कप से पहले रिकवर हो जाएंगे और शायद इंडिया न्यूजीलैंड का जो 5वां T20 है उसको में भी उनको खिलाया जाए। तो उम्मीद करते हैं आज का हमारा शो आपको आएगा पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए, वही कर लीजिए, हमारे फेस पेज को फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अल्लाह हाफिज़।